फ्रेंड्स, कल एफआईआर पर जो हमने लेक्चर दिया था उसमें 2-3 क्वेरीज आई हैं। एक तो ये कि क्या पुलिस ये कह सकती है कि जो सूचना आप हमको दे रहे हैं पहले उसकी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, मतलब उसको वेरीफाई करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि पुलिस ऑफिसर को कोई पावर नहीं है एफआईआर लिखने से मना करने के लिए। जो सूचना दी जा रही है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो सूचना चाहे सही हो चाहे गलत हो। अगर पुलिस ऑफिसर को इस कंट्री से कोई पावर होती तो सेक्शन 154 में ही लिखा गया होता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर मिली है सेक्शन 41 सीआरपीसी में। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करना चाहता है तो या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके सामने हुआ हो या उस पर जो सूचना दी गई है वो क्रेडिबल हो, सूचना विश्वसनीय हो, या कंप्लेंट रीजनेबल हो, या कोई सस्पिशियस न हो, डाउट न हो। ये 3 वर्ड्स आप देखेंगे 154 में नहीं यूज किए गए, केवल वर्ड है इंफॉर्मेशन। तो अगर इंटेंशन लेजिस्लेचर का ये होता कि सूचना सही होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं कि पुलिस को वेरीफाई करने की पावर होनी चाहिए, तो लिखा जाता क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेन या रीजनेबल सस्पिशियन। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुलिस को इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसे एज सच रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है पुलिस के सामने, उसे लगता है नहीं बहुत डाउट है, बहुत सस्पिशियस केस है, अगर हम एफआईआर लिख दें तो कहीं दूसरी पार्टी से अन्याय ना हो जाए जिसको महफूज बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लेडी आती है, वो कंप्लेन करती है, इंफॉर्मेशन देती पुलिस को कि उसके 90 साल के ससुर ने उसके साथ रेप किया है या रेप करने की कोशिश की है। अब आप सोचिए ये डाउटफुल केस है। ऐसे केस में एफआईआर से पहले पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट लेवल पर उसको कोई पावर नहीं है जस्ट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने मॉरल कैरेक्टर के बेसिस पर तो कोई मॉरल ऑफेंस ना होने पाए। इसके अलावा पुलिस के सामने ऐसे छोटे छोटे मामले भी आते हैं, जैसे डाउरी का केस है, फैमिली सेटलमेंट है, या करप्शन का केस है, या लेन देन के मामले हैं, जिनमें लोग अनायास एफआईआर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस समय सीख कर सकती है और कह सकती है भी ठीक है 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हम लिख लेंगे। ऐसे केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर सकती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। इस पर लीडिंग केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2013 का। एक सवाल का उत्तर यह है जो मेरे सामने क्वेरी कल आई थी। दूसरी क्वेरी थी कि क्या एफआईआर लिखने से पहले जो अक्यूज्ड है वो पुलिस ये कह सकता है कि हमें सुनवाई का मौका दिया जाए, हियरिंग का मौका दिया जाए, तब एफआईआर लिखा जाए। इसका क्लियर कट आंसर है नहीं। इसके 2 रीजन है। पहला तो यह कि अगर पुलिस हियरिंग करेगी या उसी हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देगी एफआईआर लिखने के लिए तो एफआईआर का पूरा पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीडी करेक्टर है, स्पीडी ट्रायल कैसे हो पाएगा, कैसे स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगा। इसलिए उसे हियरिंग करने का कोई पावर नहीं है और अक्यूज को जिसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है या जिसे कुछ बनाया जा रहा है उसे हियरिंग डिमांड करने की भी पावर नहीं है। दूसरी
दूसरा रीजन इसका यह है कि हियरिंग किस बात के लिए होगी? हियरिंग वहां होती है जहां अक्यूज को पनिश किया जाता है, तो बिना हियरिंग के कोई पनिशमेंट या कन्विक्शन नहीं हो सकता। यहां पर केवल इंफॉर्मेशन होती है, अभी पुलिस ने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू ही नहीं किया है, इसलिए हियरिंग का कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता। अब हम आते हैं जो हमारा बेसिक थीम आज की थी, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर का साक्षी मूल्य क्या है? तो आप जानते हैं एविडेंस एक्ट में कहीं भी एफआईआर का रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसलिए एफआईआर फॉर्मली कोई एविडेंस नहीं है। अगर होता तो सेक्शन 5 to 55 एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट फैक्ट होता, तो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है फॉर्मली देखा जाए तो, लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये हाफ ट्रूथ है। जब आप देखेंगे एविडेंस एक्ट को, सेक्शन 35 को, तो सेक्शन 35 में कोई डॉक्यूमेंट जो किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ऑफिशियल ड्यूटी में किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में होता है, और जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है वो उसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है सेक्शन 35 में, इसलिए वो रेलेवेंट फैक्ट हुआ। हालांकि एफआईआर में उसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हुआ, और जो एफआईआर लॉन्च होती है वो स्टेटमेंट भी हुआ। तमाम तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसको किसी भी तरीके से एविडेंस में यूज किया जा सकता है। तो हमारा कंक्लूजन ये है, एफआईआर भी एक एविडेंस है, फॉर्मल एविडेंस नहीं है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन इसकी एविडेंस की वैल्यू है सेक्शन 35 और सेक्शन 35 एविडेंस एक्ट के बेसिस पर। अब लेकिन ये कमजोर एविडेंस होगा, और इतना कमजोर होगा कि एफआईआर का यूज केवल इन्फॉर्मेंट के अगेंस्ट ही हो सकता है, या इन्फॉर्मेंट के फेवर में हो सकता है। या इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट को अगर कंट्राडिक्ट होगा तो उसे यूज करेंगे, या स्टेटमेंट अगर इन्फॉर्मेंट कहेगा हाँ मेरा स्टेटमेंट है तो यूज करेंगे। सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट में या सेक्शन 157 में, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट में है, अगर कोई विटनेस या कोई पर्सन पहले कोई स्टेटमेंट देता है, बाद में स्टेटमेंट चेंज कर देता है, स्टेटमेंट को उलटता है, कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है कि तुमने कहा था या नहीं कहा था। दूसरा 157 में अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट पहले दिया है तो बाद में हियरिंग के समय, ट्रायल किसी भी स्टेज पर वो अपने स्टेटमेंट को कोरबरेट कर सकता है, ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 157 में। तो 145 में कंट्राडिक्शन है अपने स्टेटमेंट का, 157 में कोरबरेशन है। लेकिन अदर विटनेसेस के जहां तक सवाल है, उसके लिए न उसके फेवर में न उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए एफआईआर को हम यूज कर सकते हैं। तो एफआईआर की जो वैल्यू है, एविडेंशियल वैल्यू है, बहुत लिमिटेड है। अब हम ये देखते हैं लिमिटेड वैल्यू कहां कहां है। अब आप एविडेंस पढ़ना शुरू करिए। पहला देखिए सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में कॉज एंड इफेक्ट। जब कोई आदमी एफआईआर करने आता है, अगर उसके शर्ट पर खून के धब्बे लगे हैं और वो अपनी स्टोरी को नरेट करता है, तो एज ए इफेक्ट सेक्शन 7, क्योंकि खून का धब्बा लगेगा इसका मतलब कोई घटना घटी है, कोई मारपीट हुई है, तो सेक्शन 7 में रेलेवेंट होता है। सेक्शन 8 में एज ए कंडक्ट यूज कर सकते हैं। कंडक्ट का अर्थ ये हुआ कि कोई आदमी भागते भागते आता है, हाँफते हाँफते आता है, बोला अरे बाप रे बचाओ बचाओ, मार डाला या मार डालेगा, या अरे बाप रे वहां कत्ल हो गया। इसका मतलब उसका कंडक्ट, वो हाँफ रहा है, भाग रहा है, कहने का तरीका उसका ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा हेफ्टी है, बहुत ही हेजी है, तो एज ए कंडक्ट वो यूज किया जा सकता है एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन देखिए या एक्सप्लेनेशन देखिए। आइडेंटिफिकेशन में अब जैसे उसने कहा मुझे बी ने मुझे मारा या बी ने उसको मारा, एक इंफॉर्मेशन देता पुलिस ऑफिसर को वो, तो वो जो उसका स्टेटमेंट है
उस स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन परेड होती है या कोई किसी चीज की पहचान करनी होती है तो एफआईआर करने वाले को बुलाया जा सकता है, वो उसकी पहचान कर सकता है। फिर आप देखिए अलीबाई, सेक्शन 11 को देखिए। अलीबाई में, अलीबाई क्या अर्थ होता है? अलीबाई का अर्थ ये होता है कि अगर आप अक्यूज्ड हैं, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है, मगर जो एलिज्ड ऑफेंस है उस समय आप कहीं और थे और इतनी दूर थे कि जो ऑफेंस कमिट होना एलिगेट किया गया आपके ऊपर वो संभव नहीं था, तो आप ये कह सकते थे कि जब घटना घटी कहीं पर जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया या कहीं पर और आपको इम्प्लीकेट किया गया, मैं तो वहां पुलिस थाने में बैठा हुआ था। तो सेक्शन 11 में एज ए अलिबाई भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर आप आइए सेक्शन 14 में। 14 में क्या है? 14 में इंटेंशन है, गुड फेथ है, बैड फेथ है, मैलिशियसनेस है। तो ये जब एफआईआर दी जाती है तो ये प्रूव किया जा सकता है, इस बात प्रूव किया जा सकता है कि जिसने इंफॉर्मेशन दिया है उसने गुड फेथ में दिया है, बैड फेथ में दिया है, या उसकी कोई एनमिटी थी, इसको भी एफआईआर, इसको प्रूव करने में एफआईआर की हेल्प ली जा सकती है। इसके अलावा अब आप देखते हैं दो चीज हमारे सामने और है। पहला तो ये कि जब कोई व्यक्ति ऐसा आता है पुलिस थाने में जो खुद ही ऑफेंडर होता है, मतलब अक्यूज खुद एफआईआर करता है कि मैंने ऑफेंस किया है, चलाया, उसने कहा मैंने मर्डर कर दिया, मैंने ऑफेंस कर दिया, तो वहां पर वो अक्यूज का स्टेटस क्या होता है? एक कन्फेशन टाइप होता है उसका स्टेटमेंट, लेकिन क्योंकि कन्फेशन पुलिस के सामने किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए वो कन्फेशन एडमिशन हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो उसको एज एडमिशन सेक्शन 21 एविडेंस एक्ट में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने पुलिस कोई कन्फेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए सेक्शन 21 में ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अपने फेवर में प्रूव कर सकता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, जो एडमिशन किया था, वो सही था 21 में। फिर आप देखेंगे कि 27 में अब आपको अगर नॉलेज हो, एविडेंस एक्ट पढ़ा हो, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है 161 में जब एग्जामिन करती विटनेसेस को, तो उसी कोई एविडेंस ही वैल्यू नहीं होती। लेकिन 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं, 145, 157 और 27। तो 145, 157 मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 27 में क्या है? अगर खुद वो अक्यूज्ड है, खुद वो सूचना देने आ रहा थाने में मैंने ऑफेंस किया है, ऑफेंस करने के बाद, मर्डर करने के बाद ये वीपन या ये बॉडी मैंने उस तालाब में गाड़ दिया है, तो वहां पर जब अपने ऑफेंस की सूचना देता है पुलिस के सामने, तो वहां डीम्ड अरेस्ट होता है। जैसे ही सूचना दिया, मान लिया गया कि वो कस्टडी में आ गया, और कस्टडी में रह करके अगर कोई सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस कुछ रिकवरी करती है, तो उसका स्टेटमेंट जिसके बेसिस रिकवरी की जाती है, मतलब वो एफआईआर पुलिस थाने में जो करता है, उसकी रिलेवेंसी सेक्शन 27 में भी हो सकती है। फिर एक प्रोविजन और हम डिस्कस कर सकते हैं, 32 डाइंग डिक्लेरेशन। कोई आदमी थाने में आ जाता है, एफआईआर लॉन्च करता है, और ये उसका लास्ट स्टेटमेंट होता है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो इस स्टेटमेंट को जो उसने एफआईआर के रूप में लॉन्च कराया है, रिकॉर्ड कराया है, उसे एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है 32 में। तो नटशेल में ये हमने डिस्कस किया कि एफआईआर एक इनफॉर्मल एविडेंस है, फॉर्मल एविडेंस नहीं है, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि बेसिक पर्पस कोर्ट का होता है फ्री एंड फेयर ट्रायल, और फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए कोर्ट किसी भी ऐसे फैक्ट को एडमिट कर सकती है जिसको मेंशन भले ही एज ए रेलेवेंट फैक्ट न किया गया हो, लेकिन उसके लिए जरूरी हो सेक्शन 136 एविडेंस एक्ट में, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट में जो हम देखेंगे चल करके एविडेंस एक्ट में। तो ये फैक्ट एडमिसिबल होता है एफआईआर कोर्ट में, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है
कि कोई क्लू नहीं मिलता तो एफआईआर ही काम आता है, क्योंकि कुछ तो है। क्यों काम आता है? नंबर 1, वो कंप्लेंट बनाया है, हमने खुद लिखा है उसका। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, उसकी डॉक्यूमेंट्री वैल्यू है, उसे इतनी आसानी डिनाई नहीं कर सकते आप। इसलिए कोर्ट को उसे तब तक एक्सेप्ट करना पड़ता है जब तक कोर्ट उसे फॉल्स डिक्लेयर न करे। अगर कोर्ट ने मान लिया या इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि एफआईआर का फैक्ट बिल्कुल सही है, तो ट्रायल उस बेसिस पर होता है, इसलिए वो ट्रायल भी वैलिड होगा और एफआईआर की वैल्यू होगी, अच्छी वैल्यू होगी एविडेंस में। तो हालांकि एविडेंस एक्ट में भले एफआईआर को मेंशन ना हो एविडेंस के फॉर्म में, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएबल एविडेंस से माना जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे कन्विक्शन तक बढ़ जाते हैं या कुदरत तक बढ़ जाते हैं। इसलिए वो फैक्ट अगर सही है तो उसकी एविडेंस की वैल्यू हर फॉर्म में होगी, हर उस सेक्शन में होगी जिसको मेंशन हमने एविडेंस एक्ट में किया है। उस सेक्शन का मेंशन स्पेसिफिकली मैंने आपको दिया है, और चाहे कंडक्ट हो, इफेक्ट हो, काज हो, आइडेंटिफिकेशन हो, इंटेंशन हो, नॉलेज हो, गुड फेथ हो, बैड फेथ हो, कन्फेशन हो या डाइंग डिक्लेरेशन हो। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि एज ए रजिस्ट्री भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी भागते भागते थाने में आता है, घर से आता है और चिल्लाता चला जा रहा है रास्ते में 2 लोग और चिल्ला रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ। तो सारी जो घटनाएं हो रही हैं घर से लेकर के थाने में पहुंचने तक, वो सब एक ही ट्रांजेक्शन के पार्ट हैं, रजिस्ट्री के पार्ट हैं। इसलिए एफआईआर को एज ए रजिस्ट्री भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू।